नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में होने वाली है आपकी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो कि आपकी सीटेट एग्जाम 2024 में पूछा गया है। प्रश्न को शुरुआत करने से पहले कुछ ज़रूरी बातें जो जानना आपके लिए बहुत ही ज़रूरी है। क्या आप जानते हैं सीटेट की रिपीटेटेड पैटर्न क्या होती है? प्रश्न कहाँ से पूछा जाता है? सीटेट की परीक्षा में जो प्रश्न बनाए जाते हैं, सीटेट वाले आसमान से प्रश्न तोड़ कर नहीं लाते हैं, बल्कि पूछा गया प्रश्न से ही शब्दों को उलटकर, भाषा को बदलकर, प्रश्न को घुमाकर, प्रश्नों का शकल बदलकर नया प्रश्न आपके सामने पेश करता है। प्रश्न का सिर्फ शकल बदलता है, ज्ञान वही होती है। यानी प्रश्न का जो है ना, शब्द को बदल देगा, क्वेश्चन वही होती है। सीटेट एग्जाम आपकी सोच की एग्जाम है। आप किस तरह किसी क्वेश्चन का आंसर देते हैं, वो आपकी सोच का टेस्ट करता है। बिल्कुल आपकी समझ पर आधारित क्वेश्चन को वह पूछता है। यदि आप वर्ष 2011 से लेकर के 2024 तक अब तक सीटेट के एग्जाम में जितने भी क्वेश्चन पूछा गया है, जिन्होंने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को पढ़ लिया, मैं 100% गारंटी के साथ कहता हूं वो एग्जाम को पास कर जाएगा। क्वेश्चन वही होती है, क्वेश्चन को घुमा करके क्वेश्चन से क्वेश्चन बनाई जाती है और फिर वही क्वेश्चन आपके सामने पेश किया जाता है। तो आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को जितने भी वर्ष 2011 से 2024 तक जितने भी क्वेश्चन पूछा गया है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, सिर्फ उतना को पढ़िए, आपकी तैयारी अच्छी हो जाएगी और आप एग्जाम को पास कर जाएंगे। तो आज की कड़ी में हम लोग सीटेट दिसंबर 2024 में हिंदी से जो क्वेश्चन पूछा गया था उस सभी क्वेश्चन को पढ़ेंगे। चलिए शुरुआत करते हैं। देखिए, हिंदी में गद्यांश और पद्यांश इन दोनों से मिलाकर के आपका 15 नंबर का प्रश्न पूछा जाता है। गद्यांश बनाने का एक ट्रिक होती है। देखिए, गद्यांश में पहले आपको एक पैराग्राफ गद्यांश दे देगा और उसी पर आधारित आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। आपको क्या करना है, गद्यांश नहीं पढ़ना है, सीधे क्वेश्चन को पढ़ना है और उस क्वेश्चन को गद्यांश में आपको खोजना है। गद्यांश में ही उस क्वेश्चन का आंसर आगे या पीछे आपको देखने को मिल जाएगा। जैसे कि आप देखिए, यह गद्यांश दिया हुआ है, यह गद्यांश दिया हुआ है, ठीक है, एक गद्यांश दिया हुआ है आपके सामने। इस गद्यांश को हम पढ़ेंगे तो मेरा समय बर्बाद होगी। तो गद्यांश से पढ़ने से अच्छा है कि आप पहले क्वेश्चन को पढ़ लीजिए और इस क्वेश्चन को हम उठाकर गद्यांश में खोजेंगे कि यह क्वेश्चन गद्यांश में किस जगह लिखा हुआ है, कहां पर लिखा हुआ है। जैसे यह क्वेश्चन है आपके सामने, यह क्वेश्चन है, आनंद मार्ग दर्शन के अनुसार मानसिक स्तर के परिवर्तन को कहा गया है। ऑप्शन 4 को दिया है, ज्ञान योग, सहज योग, ब्रह्म योग और राजयोग। क्या होगा इसका आंसर? देखिए, यह जो क्वेश्चन है इसका आंसर आपको यहां देखने को मिलेगा। जैसे आनंद मार्ग दर्शन के अनुसार मानसिक स्तर के परिवर्तन को कहा गया डैश। इस क्वेश्चन को आप उठाइए, अपने दिमाग में इस कीवर्ड को सेट कीजिए और यह क्वेश्चन आपको यहां लिखा हुआ है, आनंद मार्ग दर्शन के अनुसार मानसिक दुनिया में परिवर्तन को ज्ञान योग कहा जाता है। आपको आंसर मिल गया। क्या कहा जाता है? ज्ञान योग कहा जाता है। आनंद मार्ग दर्शन के अनुसार मानसिक स्तर के परिवर्तन को कहा गया है डैश, तो ज्ञान योग कहा गया है। आपको गद्यांश पढ़ने की कोई जरूरत नहीं, सीधे सीधे आपको क्वेश्चन को पढ़ लेना है। आपको समय भी बचेगा और आपको आंसर भी मिल जाएगा। ठीक है, यह ट्रिक है गद्यांश बनाने का। अगला क्वेश्चन को देखिए, गद्यांश बिल्कुल नहीं पढ़िएगा आप,
सीधे सीधे क्वेश्चन को पढ़ना है और आपको आंसर टिक करते चलना है। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन है खामिया शब्द है, शब्द डैश है। देखिए खामिया शब्द जो है ये आपका आगत है। आगत शब्द कहने का मतलब है कि यह जो शब्द है यह विदेशों से आया हुआ शब्द है आगत। तो यह शब्द क्या है आपका आगत है। ऑप्शन आपका क्या होगा, थर्ड राइट आंसर हो जाएगा आगत। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 93 आपके सामने। मानसिक दुनिया से तात्पर्य डैश है। तो मानसिक दुनिया से तात्पर्य का मतलब होता है आपका, पहला है ऑप्शन मन में उठने वाला भाव, दूसरा ऑप्शन है मन भावन दुनिया, तीसरा ऑप्शन है काल्पनिक दुनिया, चौथा ऑप्शन है मन की स्थिति। देखिए मानसिक दुनिया से तात्पर्य होता है काल्पनिक दुनिया। तो ऑप्शन जो है ना आपका यहाँ पर थर्ड राइट आंसर हो जाएगा काल्पनिक दुनिया। यानी मन में किसी चीज के प्रति सोचना, वही तो होता है काल्पनिक दुनिया ना। तो क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन आपका थर्ड राइट आंसर हो जाएगा काल्पनिक दुनिया। यानी वास्तविकता से उसका कुछ लेना देना ना है, अपने मन में ही किसी चीज के बारे में सोच रहे हैं, है? तो इसी को क्या कहा जाता है, मानसिक दुनिया कहा जाता है। वास्तविकता से उसका कोई लेना देना नहीं है, काल्पनिक। तो ऑप्शन क्या होगा आपका थर्ड राइट आंसर हो जाएगा काल्पनिक। अगला क्वेश्चन है आपके सामने क्वेश्चन नंबर 94 है। गद्यांश के अनुसार मनुष्य को डैश की जरूरत है। देखिए गद्यांश के अनुसार मनुष्य को जो है ना आपका किसकी जरूरत है, तो उसको अपनी कमियों को दूर करने की जरूरत है। तो ऑप्शन जो है आपका फोर्थ राइट आंसर हो जाएगा अपनी कमियों को दूर करने की। अगला क्वेश्चन है अंतर्निहित का समानार्थी शब्द डैश नहीं है। अंतर्निहित का समानार्थी शब्द डैश नहीं है। पहला ऑप्शन है समाविष्ट, दूसरा ऑप्शन है आपका समायोजित, तीसरा ऑप्शन है समाहित और चौथा ऑप्शन है आपके सामने दिया हुआ सन्निहित। क्या नहीं होगा, समानार्थी शब्द, अंतर्निहित का समानार्थी शब्द कौन सा नहीं होगा, तो यह आपका समायोजित नहीं होगा। ऑप्शन आपका सेकेंड राइट आंसर हो जाएगा समायोजित। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 96 आपके सामने। मानसिक परिवर्तन कैसे होने लगा। देखिए मानसिक परिवर्तन कैसे होने लगा, पहला ऑप्शन है अपनी कमियों को दूर करने के प्रयासों के कारण, दूसरा ऑप्शन है परिवर्तन सतत होने वाली प्रक्रिया है, तीसरा ऑप्शन है मानव मन के विकास के कारण, चौथा ऑप्शन है मानसिक चिंतन करने के कारण। बताइए क्या होगा राइट आंसर। यदि आप जानते हैं तो कमेंट बॉक्स में अपना आंसर बताते चलेंगे ताकि आपको भी रिवीजन होते चलेगा। देखिए मानसिक परिवर्तन जो होने लगा, इसका होने का कारण है अपनी कमियों को दूर करने के प्रयास के कारण। तो ऑप्शन आपका यहाँ पर फर्स्ट यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा अपनी कमियों को दूर करने के प्रयासों के कारण। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 97 आपके सामने। क्वेश्चन है ब्रह्मांडीय ऊर्जा का अर्थ डैश है। तो देखिए ब्रह्मांडीय ऊर्जा का जो अर्थ होता है, इसका मतलब है ब्रह्मांड की ऊर्जा। ऑप्शन आपका थर्ड राइट आंसर हो जाएगा ब्रह्मांड की ऊर्जा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 98। आरंभिक दिनों के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है। सही कथन को चुनना है। पहला कथन है दिया हुआ भौतिक जगत की अपेक्षा मानसिक जगत में कम कमियां थी। भौतिक जगत की अपेक्षा मानसिक जगत में कम कमियां थी। दूसरा ऑप्शन है भौतिक व मानसिक जगत दोनों में कोई कमी नहीं थी। तीसरा ऑप्शन है भौतिक व मानसिक जगत में एक सी कमियां थी। चौथा ऑप्शन है भौतिक जगत की अपेक्षा मानसिक जगत में अधिक कमियां थी। तो देखिए आरंभिक दिनों के संदर्भ में यदि पूछा जाए तो भौतिक जगत की अपेक्षा मानसिक जगत में अधिक कमियां थी। तो ऑप्शन जो है आपका यहाँ पर फोर्थ आपका राइट आंसर हो जाएगा भौतिक जगत की अपेक्षा मानसिक जगत में अधिक क्या थी आपका कमियां थी। अगला क्वेश्चन है आपके सामने दिया हुआ
क्वेश्चन नंबर 99, भौतिक में मूल शब्द तथा प्रत्यय डैश है। तो भौतिक में मूल शब्द और प्रत्यय आपको बताना है। तो भौतिक में मूल शब्द जो आपका भूत है और इसका जो प्रत्यय है आपका एक प्रत्यय है। भौतिक में कौन सा प्रत्यय लगा हुआ है? एक प्रत्यय लगा हुआ है। प्रत्यय जो है किसी शब्द के अंत में लगाकर उस शब्द का अर्थ बदल देता है। जैसे आपका भौतिक में जो मूल शब्द है आपका भूत है और इसका जो प्रत्यय आपका ईक है, तो क्या होगा? आपका भौतिक का जो मूल शब्द है आपका भूत है और प्रत्यय क्या है? आपका ईक है। तो ऑप्शन आपका क्या होगा? फोर्थ यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा, भूत प्लस ईक। अभी तो जितने भी क्वेश्चन हम लोग पढ़े ये आपका गद्यांश पर दिया हुआ प्रश्न था। अब पद्यांश पर जो आधारित क्वेश्चन पूछा जाता है आपका उसको पढ़ेंगे। एक आपका पद्यांश दिया हुआ है, कविता दिया हुआ है, इसी पर क्वेश्चन फिर आपसे पूछ रहा है, आपको इसी पर क्वेश्चन पूछेगा। क्या है पद्यांश दिया हुआ? जीवन अर्पण लिए हुए, पाता कभी खोता कभी, आशा निराशा से घिरा, हंसता कभी रोता कभी, गति मति न हो अवरुद्ध, इसका ध्यान आठों याम है, चलना हमारा काम है। ये आपका पद्यांश दिया हुआ है। अब इस पद्यांश पर आधारित क्वेश्चन आपसे आगे पूछ रहा है। क्या है क्वेश्चन? देखिए क्वेश्चन है आपके सामने, समूह से भिन्न शब्द है, हंसना रोना, आशा निराशा, भिन्न भिन्न, पाना खोना। तो इस समूह में जो शब्द दिया हुआ है यह कौन सा शब्द इस समूह से भिन्न शब्द है वह आपको बताना है। तो भिन्न भिन्न यह जो है आपका समूह से भिन्न शब्द है। जैसे आपका हंसना का विपरीतार्थक शब्द हो गया आपका रोना, और आशा का विपरीतार्थक शब्द आपका हो गया निराशा, और पाना का विपरीतार्थक शब्द हो गया खोना। तो ये तो शब्द आपका विपरीतार्थक शब्द से मिलता जुलता हुआ, विलोम शब्द से मिलता जुलता है, लेकिन भिन्न भिन्न जो है ना ये समूह शब्द से क्या है? अलग है। तो यही आपका यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा। समूह से भिन्न शब्द कौन है? आपका भिन्न भिन्न। तो ऑप्शन आपका थर्ड राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 101 है, आठों याम से तात्पर्य है। पहला ऑप्शन है 8 स्तर, दूसरा ऑप्शन है 8 दिशाएं, तीसरा ऑप्शन है 8 की संख्या, चौथा ऑप्शन है 8 प्रहर। तो देखिए आठों याम से तात्पर्य होता है 8 प्रहर। तो ऑप्शन आपका क्या होगा? ऑप्शन आपका फोर्थ यहाँ पर आपका राइट आंसर होगा, 8 प्रहर। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 102 की तरफ चलते हैं। 102 नंबर क्वेश्चन जो है, क्वेश्चन है, चाहे कितने भी दुख आए मनुष्य को डैश क्या करना चाहिए? तो ऑप्शन दिया है कार्य रोक देना चाहिए, ऑप्शन 2 है कार्य करते रहना चाहिए, ऑप्शन 3 है सदा शांत रहना चाहिए, ऑप्शन 4 है सदा मुस्कुराते रहना चाहिए। कौन सा राइट आंसर होगा? देखिए चाहे कितने भी दुख आए मनुष्य को कार्य करते रहना चाहिए। चाहे कितने भी दुख आए मनुष्य को अपनी कार्य को निरंतर करते रहना चाहिए। तो ऑप्शन जो है ना आपका यहाँ पर सेकेंड राइट आंसर हो जाएगा, कार्य करते रहना चाहिए। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 103 है। क्वेश्चन नंबर 103 है, कविता के भाव अनुसार जीवन में डैश सदा रहते हैं। तो देखिए कविता के भाव अनुसार देखा जाए तो जीवन में जो है हमेशा सुख और दुख आते और जाते रहता है। तो ऑप्शन जो है ना आपका यहाँ पर सेकेंड राइट आंसर हो जाएगा। सुख और दुख जो है यह हमारा जीवन से जुड़ा हुआ है। ठीक है, तो ऑप्शन जो है आपका सेकेंड यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, सुख दुख। अगला क्वेश्चन नंबर 104 है, जीवन कैसा है? पहला ऑप्शन है आशा निराशा से घिरा, दूसरा ऑप्शन है आशाओं से घिरा, तीसरा ऑप्शन है बेहद दुखद, चौथा ऑप्शन है बेहद सुखद। देखिए हमारा जीवन जो है आशा निराशा से घिरा हुआ है, कभी सुख कभी दुख, है ना।
तो हमारा जीवन क्या है आपका आशा और निराशा से घिरा हुआ है। तो ऑप्शन आपका यहाँ हो जाएगा फर्स्ट, यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा आशा निराशा से घिरा हुआ। ठीक है, ऑप्शन फर्स्ट यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, क्वेश्चन नंबर 105 है। प्रश्न कहता है जीवन की विषम परिस्थितियों को व्यक्त करने के लिए उचित उदाहरण नहीं है। ऑप्शन दिया हुआ है, पहला ऑप्शन कभी हंसना कभी रोना, दूसरा ऑप्शन कभी सोना कभी रोना, तीसरा ऑप्शन कभी खोना कभी पाना, चौथा ऑप्शन है कभी आशा कभी निराशा। तो जीवन की विषम परिस्थितियों को व्यक्त करने के लिए उचित उदाहरण जो नहीं है, यह नहीं आपका कभी सोना कभी रोना। तो यही आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन आपका सेकंड यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से जो हमारा गद्यांश और पद्यांश से जो क्वेश्चन जितने भी दिया हुआ था सभी क्वेश्चन समाप्त हुआ। आपको इसी तरह से गद्यांश और पद्यांश को बनाना है। गद्यांश को नहीं पढ़ना है, सीधे सीधे आपको क्वेश्चन को पढ़ना है और जो क्वेश्चन दिया हुआ है उस क्वेश्चन को सीधे लेकर के हम गद्यांश में खोजेंगे और गद्यांश में जो उस क्वेश्चन का आंसर आपको क्वेश्चन के आगे और पीछे देखने को मिल जाएगा। अब यहाँ से आपका पेडागोजी की शुरुआत होती है। पेडागोजी भी आपका जो है आपका गद्यांश और पद्यांश से 15 नंबर का हो गया और पेडागोजी से आपका प्रश्न पूछा जाता है 15 नंबर का। ठीक है, तो जिन्होंने गद्यांश और पद्यांश बढ़िया से बना लिया, क्योंकि गद्यांश और पद्यांश बनाने में यदि आप मिस्टेक करते हैं, मिस्टेक तो नहीं होनी चाहिए क्योंकि आपका आंसर जो है ना सारा क्वेश्चन का आंसर आपको गद्यांश में आपको देखने को मिल जाएगा, क्योंकि क्वेश्चन जो पूछी जाती है आपको गद्यांश से ही पूछी जाती है। ठीक है, उसी में से आपको काट कर क्वेश्चन बनाया जाता है। आप पेडागोजी पढ़ते हैं, देखिए पेडागोजी में जो क्वेश्चन पूछा जाता है वह बिल्कुल आपके समझ पर आधारित क्वेश्चन पूछता है। हिंदी में हिंदी पेडागोजी जो होती है बिल्कुल आपका समझ का क्वेश्चन है। जब भी आप आंसर लगाइएगा तो बच्चे को भगवान मानकर आंसर दीजिएगा। बच्चे के खिलाफ जो भी आपका लिखा हुआ रहेगा क्वेश्चन का आंसर, उसको आप कट मार दीजिएगा। वो आपका जो है ना नेगेटिव होती है और जो बच्चों के हित के बारे में बात करता है वो आपका पॉजिटिव होती है। तो पेडागोजी क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 106। यहां से आपका पेडागोजी की शुरुआत होती है। क्वेश्चन है मातृभाषा आधारित बहुभाषावाद किसकी अनुशंसा करता है। पहला ऑप्शन है सभी बच्चों की विद्यालय शिक्षा की शुरुआत अंग्रेजी माध्यम और घर की भाषा में होनी चाहिए। जी बिल्कुल यह गलत ऑप्शन है। देखिए प्राथमिक स्तर पर यानी सभी बच्चों की विद्यालय शिक्षा की जो शुरुआत जो है ये आपको उसकी मातृभाषा में होनी चाहिए, शुरुआती दौर में मातृभाषा में होनी चाहिए। एनसीएफ 2005 कहता है कि बच्चों को शुरुआती दौर में उसकी जो शिक्षा है विद्यालय शिक्षा उसकी अपनी घर की भाषा यानी मातृभाषा में ही दिया जाए। कक्षा 1 से लेकर के कक्षा 5 तक, संभव हो तो कक्षा 8 तक बच्चों की घर की भाषा में ही उसको पढ़ाया जाए। यह आपका एनसीएफ 2005 भी कहता है, एनईपी 2020 भी कहता है। ठीक है, तो पहला ऑप्शन यहाँ पर गलत हो जाएगा। सही बच्चों को विद्यालय शिक्षा की शुरुआत अंग्रेजी माध्यम और घर की भाषा में होनी चाहिए। घर की भाषा में तो होनी चाहिए लेकिन अंग्रेजी माध्यम में नहीं शुरुआती दौर में। तो ऑप्शन पहला गलत। दूसरा ऑप्शन पर ध्यान देते हैं, सभी बच्चे अपनी प्रथम भाषा के रूप में हिंदी का अध्ययन करते हैं। देखिए सभी बच्चे अपनी प्रथम भाषा के रूप में हिंदी का अध्ययन करते हैं, नहीं, उसकी प्रथम भाषा जो होती है घर की भाषा होती है। तो ये भी आपका गलत हो जाएगा ऑप्शन। तीसरा ऑप्शन है सही बच्चों को विद्यालय शिक्षा उनकी मातृभाषा या घर की भाषा में शुरू होनी चाहिए। हाँ, ये आपका बिल्कुल आपका पॉजिटिव वर्ड है। सभी बच्चों की विद्यालय शिक्षा उनकी मातृभाषा या घर की भाषा में शुरू होनी चाहिए। तो ऑप्शन जो है ना आपका यहाँ पर थर्ड आपका यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, एनसीएफ 2005 और एनईपी 2020 ये कहता है कि शुरुआती दौर में बच्चों को उसकी घर की भाषा या मातृभाषा में ही उसको पढ़ाया जाए। ठीक है, कक्षा 1 से लेकर के 8 तक उसकी घर की भाषा या मातृभाषा में ही उसको पढ़ाया जाए।
तो ऑप्शन आपका यहाँ पर थर्ड राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, देखिए क्वेश्चन आपके सामने, क्वेश्चन नंबर 107 है, पाठ्य सामग्री बोधगम्यता के संदर्भ में निम्नलिखित में से गलत कथन का चयन कीजिए। पहला है ऑप्शन, स्कीमिंग समीक्षा करने के लिए अधिक उपयुक्त है जबकि स्कैनिंग द्वारा किसी विशेष प्रश्न का उत्तर देने में मदद मिलती है। दूसरा ऑप्शन है, स्कीमिंग और स्कैनिंग दोनों में ही पाठ्य सामग्री पढ़ने के दौरान तीव्र नेत्र गति शामिल है। तीसरा ऑप्शन है, स्कीमिंग सरसरी तौर पर पठन के अंतर्गत पाठ्य सामग्री को शीघ्रता से पढ़ा जाता है जबकि स्कैनिंग बारीकी से पठन के अंतर्गत विशिष्ट तथ्य जानने के लिए पढ़ा जाता है। चौथा ऑप्शन है, स्कीमिंग में गहराई से पठन किया जाता है जबकि स्कैनिंग में सरसरी तौर पर पढ़ा जाता है। तो आपको गलत कथन चुनना था। तो देखिए, स्कीमिंग में गहराई से पठन नहीं किया जाता है जबकि स्कैनिंग में सरसरी तौर पर पढ़ा जाता है। यही आपको मैंने उल्टा करके पूछ दिया। स्कैनिंग जो होता है, स्कीमिंग जो होता है ना, ये आपका सरसरी तौर पर पढ़ा जाता है और स्कैनिंग जो होती है आपका, ये आपका गहन पठन किया जाता है। तो यहाँ पर उल्टा पूछ दिया आपसे। तो यही आपका कथन यहाँ पर क्या है, गलत है। स्कीमिंग में गहराई से पठन किया जाता है जबकि स्कैनिंग में सरसरी तौर पर पढ़ा जाता है। यह कथन क्या आपका गलत है। तो ऑप्शन क्या होगा आपका, ऑप्शन आपका यहाँ पर फोर्थ, यहाँ पर यही राइट आंसर हो जाएगा। आपको नेगेटिव वर्ड चुनना था तो आपका यहाँ पर फोर्थ यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, जब बच्चे अपने आसपास के परिवेश की वस्तुओं, घटनाओं और अवधारणाओं के बारे में पूछना आरंभ करते हैं तो भाषा का कौन सा प्रकार अधिक प्रयोग में लाया जाता है। पहला ऑप्शन है सूचनात्मक, दूसरा ऑप्शन है खोजबीन परक, तीसरा ऑप्शन है कल्पनाशीलता, चौथा ऑप्शन है नियंत्रक। क्या ऑप्शन होगा बताइए। तो देखिए, जब बच्चे अपने आसपास के परिवेश की वस्तुओं, घटनाओं और अवधारणाओं के बारे में पूछना प्रारंभ कर देता है तो भाषा का खोजबीन परख का क्या होता है आपका प्रयोग में लाया जाता है। तो ऑप्शन जो है ना आपका सेकेंड राइट आंसर हो जाएगा, खोजबीन परख। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 109 है, मानव भाषा के किस गुणधर्म के कारण मनुष्य उन चीजों के बारे में बोल पाते हैं जो उनके तात्कालिक समय और स्थान में मौजूद नहीं है। पहला ऑप्शन है संरचना निर्भरता, दूसरा ऑप्शन है वियोजन सामर्थ्य, तीसरा ऑप्शन है विस्थापन और चौथा ऑप्शन है यादृच्छिकता। तो ऑप्शन देखिए यहाँ पर जो है ना, ऑप्शन कौन सा होगा, तो मानव भाषा के जो आपका है विस्थापन गुण धर्म के कारण मनुष्य जो है ना उन चीजों के बारे में सोच पाता है या बोल पाते हैं जो उनके तात्कालिक समय और स्थान में मौजूद नहीं होता है। तो ऑप्शन जो है ना आपका यहाँ पर होगा विस्थापन। क्या होगा आपका, विस्थापन हो जाएगा। तो ऑप्शन क्या होगा, विस्थापन, आपका ऑप्शन थर्ड राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कौशल समझ के साथ पठन का लक्ष्य नहीं है। घटनाओं और विचारों के क्रम का संयोजन और आकलन करना, दूसरा ऑप्शन है अब तक पढ़ी गई सामग्री का मानसिक रूप से सारांशीकरण करना, तीसरा ऑप्शन है अक्षरों और वर्णमालाओं पर ध्यान केंद्रित करना, चौथा ऑप्शन है विषय वस्तु से आगे का अनुमान लगाना। देखिए, अक्षरों और वर्णमालाओं पर ध्यान केंद्रित करना ये आपका पठन का लक्ष्य नहीं होती है। तो ऑप्शन जो है ना आपका यही राइट आंसर हो जाएगा। आपसे पूछा गया कौन सा पठन का लक्ष्य नहीं है, तो अक्षरों और वर्णमालाओं पर ध्यान केंद्रित करना यह पठन का लक्ष्य नहीं है। तो ऑप्शन आपका क्या होगा, ऑप्शन आपका थर्ड राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा द्वितीय भाषा शिक्षण के व्याकरण अनुवाद विधि का गुणधर्म नहीं है। पहला ऑप्शन है द्वितीय भाषा में सीधे ही संप्रेषण करना और उसके बाद दो भाषाओं के व्याकरण के नियमों की तुलना करना, दूसरा ऑप्शन है भाषा के प्रकारों के स्थान पर नियमों पर अधिक ध्यान देना,
तीसरा ऑप्शन है प्रथम और द्वितीय भाषा के व्याकरणिक नियमों की तुलना करना, और चौथा ऑप्शन है द्वितीय भाषा के व्याकरण के नियमों का अधिगम और अभ्यास। तो इसका ऑप्शन जो है ना, कौन सा गुणधर्म नहीं है, व्याकरण अनुवाद विधि का कौन सा गुणधर्म नहीं है, तो द्वितीय भाषा में सीधे ही संप्रेषण करना और उसके बाद दो भाषाओं के व्याकरण के नियमों की तुलना करना, यह आपका व्याकरण अनुवाद विधि का गुणधर्म नहीं है। तो ऑप्शन आपका फर्स्ट राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, एक अध्यापक ने अपने विद्यार्थियों से कहा कि वे इस बात पर विमर्श करें कि उन्होंने उसके द्वारा दिए गए अनुभव जनित प्रश्न का उत्तर किस प्रकार दिया, और उस प्रश्न का उत्तर लिखते समय वे क्या और किस प्रकार सोच रहे थे, यह किसका उदाहरण है। पहला ऑप्शन है अधिभाषावाद, दूसरा ऑप्शन है संकेतिकता, तीसरा ऑप्शन है अधिसंज्ञान, चौथा ऑप्शन है रूपक। तो इसका राइट आंसर होगा आपका अधिसंज्ञान। ऑप्शन आपका फोर्थ राइट आंसर हो जाएगा अधिसंज्ञान। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से क्रेशन की परिकल्पना में से कौन सा वाइगोत्स्की के जेडपीडी के समान है। पहला ऑप्शन है प्राकृतिक व्यवस्था परिकल्पना, दूसरा ऑप्शन है अफेक्टिव फिल्टर परिकल्पना, तीसरा ऑप्शन निवेश परिकल्पना, चौथा ऑप्शन है परिवीक्षण अनिमोनिटेड परिकल्पना। बताइए क्या इसका राइट आंसर होगा। तो देखिए, क्रेशन की परिकल्पना में से जो वाइगोत्स्की का जो दिया गया आपका जेडपीडी है, यह आपका है निवेश परिकल्पना से संबंधित। तो ऑप्शन आपका यहाँ पर थर्ड राइट आंसर होगा निवेश परिकल्पना। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 114 है, क्यूमीन की अंतर्निर्भरता परिकल्पना के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सी एक दूसरे पर पारस्परिक रूप से निर्भर है। पहला ऑप्शन है द्वितीय भाषा में पठन और लेखन, दूसरा ऑप्शन है प्रथम और द्वितीय भाषा में बुनियादी अंतर्वैयक्तिक कौशल, तीसरा ऑप्शन है द्वितीय भाषा में बोधगम्यता और उत्पाद, चौथा ऑप्शन है प्रथम और द्वितीय भाषा में संज्ञानात्मक अकादमिक निपुणता। तो इसका ऑप्शन जो होगा, ऑप्शन आपका फोर्थ यहाँ पर राइट आंसर होगा, प्रथम और द्वितीय भाषा में संज्ञानात्मक अकादमिक निपुणता। ऑप्शन आपका यहाँ पर फोर्थ राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा अक्षरों और वर्णमालाओं के स्थान पर शब्दों और लघु कथा सामग्री के आधार पर पठन कौशल आरंभ करने को तर्क संगत नहीं ठहराता है। तो इसका राइट आंसर आपका होगा, शुरुआती पाठक छोटी छोटी इकाइयों की तुलना में बड़ी इकाइयों पर बेहतर तरीके से ध्यान केंद्रित कर पाते हैं। यह आपका राइट आंसर नहीं होगा। ऑप्शन आपका थर्ड राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा भाषाओं और बोलियों के बारे में भाषविक रूप से सही है। तो भाषाओं और बोलियों के बारे में जो सही है, आपका भाषा और बोलियों में कोई सुपरिभाषित भाषविक अंतर नहीं होती है। ऑप्शन आपका यहाँ पर सेकेंड राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, मीरा 7 माह की शिशु है, वह अब कुछ इस तरह की आवाजें निकाल रही है जिसमें स्वर और व्यंजन मिश्रित है, वह किस रूप में संप्रेषित कर रही है। तो वह आपका क्या किस रूप में कर रहा है, आपका बबलाना। तो ऑप्शन आपका यहाँ पर फोर्थ राइट आंसर का बबलाना। क्वेश्चन है, उत्पादक शब्द संपदा क्या है। तो उत्पादक शब्द संपदा वे शब्द जिनका उपयोग लेखन और बोलने में किया जाता है। ऑप्शन आपका फर्स्ट राइट आंसर हो जाएगा। वे शब्द जिनका प्रयोग लेखन और बोलने में किया जाता है, ये आपका कौन सा संपदा है। तो उत्पादक शब्द संपदा है। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 119। क्वेश्चन नंबर 119 है, निम्नलिखित में से किसके द्वारा भाषा अर्जन उपकरण की अवधारणा की व्याख्या नहीं की गई है। पहला ऑप्शन है बच्चे आकृति मूलक भाषा कैसे सीख लेते हैं, दूसरा ऑप्शन है बच्चों का भाषविक उत्पाद उन्हें मिले भाषविक निवेश से अधिक क्यों होता है, तीसरा ऑप्शन है बच्चे अपनी प्रथम भाषा कैसे सीखते हैं, और चौथा ऑप्शन है बच्चे 4-5 वर्षों की कम अवधि के भीतर कैसे भाषा सीखने योग्य बन जाता है। तो देखिए, भाषा अर्जन उपकरण की अवधारणा की जो व्याख्या नहीं करेगा, ये आपका बच्चे आकृति मूलक भाषा कैसे सीख लेते हैं,
ये आपका जो है ना भाषा अर्जन उपकरण की अवधारणा की या व्याख्या नहीं करता है। तो ऑप्शन जो है आपका फर्स्ट यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन और ये आपका लास्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन है, एक समुदाय विशेष के बोलने चलने के तरीके में यह देखा गया है कि दो भिन्न भिन्न सामाजिक आर्थिक समूहों के लोग को भिन्न भिन्न तरीकों से उच्चारित करते हैं। यह किस प्रकार का उदाहरण है? तो यह उदाहरण है आपका सामाजिक भाषविक चर का। ऑप्शन आपका यहाँ थर्ड राइट आंसर होगा, सामाजिक भाषविक चर का। तो इस तरह से आपका दिसंबर 2024 में हिंदी से जितने भी क्वेश्चन पूछा गया था सभी प्रश्न समाप्त हुआ। वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर लिखिएगा, और वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को अधिक से अधिक अपने दोस्तों में भी शेयर कर दीजिएगा, ताकि जो लोग सीटेट एग्जाम की तैयारी करते हैं उनको भी इस वीडियो से लाभ मिल सके। फिर मिलते हैं नेक्स्ट ईयर की प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के साथ। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।